भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के बलिया कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। भीड़ से किसी ने पत्थर मारा जो पवन सिंह के सिर पर जा लगा, जिससे वो घायल हो गए और इस दौरान वहां पर भगदड़ भी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने मुश्किल से हंगामे को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि एक दर्शक ने पवन से कोई खास गाना गाने की फरमाइश की थी, जिसे पूरा नहीं कर पाए पवन। इसके बाद ही पवन सिंह पर पत्थर से हमला किया गया। पत्थर लगने के बाद पवन भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये कौन महानुभाव हैं जो भीड़ में छिपकर पत्थर मार रहे हैं। ये कौन दुश्मन है जिसने पत्थर से मारा। इतनी भीड़ में सब चाहने वाले आए हैं, ये कौन दुश्मन आया है। और इस पत्थरकांड के बाद कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया गया। लॉलीपॉप लागेलू गाना गाने वाले मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ है। फरमाइशी गाना नहीं गाने पर भगदड़ मच गई, तोड़फोड़ हुई, कुर्सियां टूटने लगी। दर्शकों ने इतना हंगामा मचाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया और फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल बलिया में रिसेप्शन समारोह में पवन सिंह, शिल्पी राज और अंजना सिंह स्टेज पर शो कर रहे थे। इस दौरान एक दर्शक ने पवन से कोई खास गाना गाने की फरमाइश की, लेकिन जब पवन सिंह ने उस गाने को गाने से इनकार कर दिया तो भीड़ से पत्थर उछाले गए, जो सीधा पवन सिंह के सिर पर जा लगा और इस घटना में वो घायल हो गए। तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। ये कौन महानुभाव है बाबू। लाखों की संख्या में हमारे भाई इतने प्यार करने वाले आए हैं। ये कौन महानुभाव है बाबू। लाखों की संख्या में हमारे भाई इतने प्यार करने वाले आए हैं। पवन सिंह ने आगे कहा, ये कौन महानुभाव है, पत्थर मार रहे हैं। ये कौन दुश्मन है जिसने पत्थर मारा। चाहने वालों के बीच में मेरा दुश्मन कौन है। अगर दम है तो सामने आकर दिखाओ, भीड़ में छुपकर वार मत करो। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। ये ढेला मारा कौन है? पवन सिंह एक तरफ पत्थर मारने वालों को चेतावनी दे रहे थे तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर जमकर उत्पात मचाया गया। घटना बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के निकासी गांव की है। हालांकि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीम ने बल का इस्तेमाल भी किया और हंगामा करने वालों को दूर तक खदेड़ दिया, लेकिन अब तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है जिसने पवन सिंह पर पत्थर से हमला कर दिया। ये ढेला मारा कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने 8 मार्च 2018 को मुंबई के फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। फिर पवन सिंह ने बलिया की ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि पवन सिंह के इस रिश्ते में भी खटास आ गई और 2021 में बिहार के आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की गई। वहीं उनकी पत्नी ने भी पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये तो बात हुई पवन सिंह के विवादों को लेकर। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी ने मुस्लिमों को लुभाने के लिए स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर ली है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही उन मुस्लिम बहुल इलाकों पर फोकस करेगी बीजेपी जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों में मुस्लिम आबादी कहां कितनी है वो समझा देते हैं। मुरादाबाद में 47% मुस्लिम आबादी है। वहीं सहारनपुर की बात की जाए, यहां पर 42% मुस्लिम मतदाता हैं। बरेली में यह आंकड़ा करीब 35% का है। मेरठ में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है और गाजियाबाद में 25% मुसलमान है। लखनऊ में 21%, तो अलीगढ़ में 20% मुस्लिम मतदाता है और कानपुर में तकरीबन 16% मुस्लिम आबादी है।
वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो यहां पर 15% मुस्लिम मतदाता हैं और इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया। अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए पहले पसमानदा तो अब बीजेपी का स्नेह मिलन प्लान तैयार हो गया है। एक देश एक डीएनए सम्मेलन का आयोजन कर इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों को साधा जा सके, उन इलाकों में केसरिया लहराया जा सके जहां अब तक लाल रंग का कमाल था, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी। स्नेह मिलन सम्मेलन एक देश एक डीएनए के स्लोगन पर आयोजित कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जो मुस्लिम समाज है उसको इस बात के लिए भरोसा दिलाया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एक भी दंगा नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का लोग कोई पीड़ित नहीं हुए, और वहीं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मुस्लिम समाज को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन पश्चिम यूपी से करने जा रही है। मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम की सियासत भारतीय जनता पार्टी साधने के लिए मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, इन सभी को इस सम्मेलन में आमंत्रित करेगी। मुस्लिम बिरादरियों को लुभाने के लिए स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुमर बासित अली ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम त्यागी बिरादरियों के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। वहां के लगभग हर लोकसभा क्षेत्रों में इनकी औसतन 2.5 लाख आबादी है। इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए स्नेह मिलन एक देश एक डीएनए के नाम से मुजफ्फरनगर में होली के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम जिसमें मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत और त्यागी समाज के लोग इकट्ठा होकर देश और समाज को एक करने के लिए। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 25 करोड़ होगी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में किसकी कितनी आबादी है ये समझिए। कुल आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें करीब 15.95 करोड़ हिंदू हैं। मुस्लिमों की जनसंख्या 3.85 करोड़ है, जबकि राउंड फिगर की बात करें तो 80-20 की आबादी है। मतलब ये कि MY समीकरण में सेंधमारी कर बीजेपी सभी 80 सीटों के लक्ष्य को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को साथ लाने पर अब फोकस है, क्योंकि पसमानदा सम्मेलन के बाद रामपुर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद जिस तरह बीजेपी ने कमबैक किया वो अब 2024 में भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी पुलिस के ऑपरेशन मिट्टी में माफिया से अब सियासी खलबली मच गई है। योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और गवाह मर्डर में शामिल आरोपियों के एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल को अतीक के लिए चिंता अब सताने लगी है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि असली आरोपियों को पुलिस खोज नहीं पाई है। क्या ऊपर से आदेश मिलने के बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं? रामगोपाल ने माफिया को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है। साथ ही एनकाउंटर करने वाले पुलिस को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरी व्यवस्था बनेगी तो अधिकारी ही फंसेंगे। वहीं मायावती ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और ट्वीट कर लिखा है, प्रयागराज कांड में क्या पुलिस जल्दबाजी कर रही है? क्या सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है? क्या दूसरा विकास दुबे कांड करने की तैयारी हो रही है? क्या सरकार कानून के राज पर अमल करेगी? और साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि बदमाशों के एनकाउंटर से अपराध रुक जाएगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ
मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। योगी के ऑपरेशन मिट्टी में माफिया का खौफ इस कदर है कि जेल में बंद अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के भाई अशरफ डर के साये में जी रहा है और दोनों की सलामती की दुआ उसकी बहन आयशा कर रही है। से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके साथ भारी समर्थन है। योगी की पुलिस उन अपराधियों पर कहर बनकर टूटी जिसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, बमबाजी की, गोलियां बरसाई और 2 सरकारी गनर के साथ ही गवाह की हत्या कर दी। अब जब उन शूटर्स की उल्टी गिनती शुरू हुई तो विपक्ष के नेता एक्शन पर सियासी रिएक्शन दे रहे हैं। उन सफाई अभियान को फर्जी बता रहे हैं जिसमें अब तक 2 अपराधियों का काम तमाम हो चुका है। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी 1 आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है। अतीक फैमिली के साथ ही समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव को अब माफिया अतीक अहमद के एनकाउंटर की चिंता सता रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम इस एक्शन को जायज बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, एक अपराधी को पकड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा देगी। प्रयागराज की घटना को हमने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और अपराधी कितने बेखौफ हैं, दुर्दांत हैं, पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में जो घटना हुई है, मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, पहले भी एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया था। हम एक को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर कहा है वह एक ही संदेश था कि अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चले। लेकिन श्री उमेश पाल और उनके साथ साथ हमारे 2 पुलिस के जवानों का बलिदान, यह न प्रयागराज भूल सकता है, न प्रदेश भूल सकता है और पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय ये रहा है। और लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद रहे अतीक अहमद फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उसे यूपी लाने की प्लानिंग चल रही है। और यही बात अतीक की बहन आयशा को खटक रही है। आशंका जताई जा रही है कि रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। और इस डर के खौफ के बीच साथ समाजवादी पार्टी का मिल गया है जो उमेश पाल की हत्या पर खामोशी के बाद अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का बयान एक तरफ अतीक अहमद जैसे माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने वाला है। जो पुलिस के अधिकारी उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा में लगे हैं और अपराधियों को नस्तनाबूद कर रहे हैं, उनको धमकी देने के अंदाज में बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी को जिलेवार अपराधियों माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिना तेरा और मेरा किए तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो पटरी पे आएगी। उत्तर प्रदेश से माफिया राज तब समाप्त होगा। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में फरार वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल है। आशंका है कि प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स बिहार के रास्ते कोलकाता भाग गए, जिसकी जानकारी पर अब एसटीएफ की टीम ने कोलकाता में छापेमारी की है। खबर ये भी है कि अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और इसी बात का डर अब अतीक फैमिली को सता रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सिपाही की हत्या में शामिल शूटर्स की तलाश में कोलकाता में भी हो रही है छापेमारी। एजेंसीज कोलकाता में बंदरगाह से जुड़े
इलाकों में छापेमारी कर रही है। तो वहीं कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अतीक अहमद को जल्द ही वारंट बी पर प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान इस वारदात को अंजाम देने को लेकर के गिरोह में पड़ गई है फूट। ये बात भी सामने आई है कि वारदात की साजिश 11 फरवरी को बरेली जेल में रची गई, जहां पर अशरफ की मुलाकात गुलाम और उस्मान से हुई थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या के बाद से ही माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 1 सप्ताह में 3 करीबियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया और अब प्रयागराज प्राधिकरण ने ऐसे 10 लोगों के मकानों के दस्तावेजों को खंगाल कर ध्वस्तीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली है। होली के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा का बुलडोजर अब माफिया के उन करीबियों पर चलेगा जिसने जरायम की दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेला। माफियाओं को आर्थिक मदद पहुंचाई और अवैध साम्राज्य स्थापित कर लिया। अतीक को फंडिंग करने वाले व्यापारी, बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, कॉन्ट्रैक्टर, नामचीन डॉक्टर और शैक्षिक संस्थान के मालिक भी शामिल हैं। जिसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है और किसी भी दिन उन सभी चिन्हित मकानों को बारी बारी से जमींदोज कर दिया जाएगा। हत्या कर उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज देने वाले माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। पहले प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़े करीबियों पर ताबड़तोड़ बाबा का बुलडोजर चला और फिर माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों को भी गाजीपुर में नेस्तानाबूद कर दिया गया। उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया और अब ये बुलडोजर अतीक अहमद के करीबियों पर बादा में भी चल रहा है और जल्द ही जो अन्य अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं, उनके करीबी हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए अपनी संपत्ति बनाई है, उन पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। एक तरफ माफिया अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट तैयार हो गई है तो दूसरी तरफ मुख्तार के करीबी ठेकेदार इफ्तिखार के घर बांदा में बुलडोजर चला है। ये माफिया मुख्तार अंसारी और अगर कहा जाए तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मददगार थे, जिस पर जो है पीडीए ने शिकंजा कसते हुए इनके अवैध मकानों को जो ध्वस्तीकरण की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 में। अब अगर कहा जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है बांदा एसपी अभिनंदन ने खास करके पूरे मामले में मॉनिटरिंग की और जो है मेल मुलाकात जो इनसे होती थी, जो इनकी मदद की जाती थी, उन पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे अतीक हो या फिर मुख्तार, यूपी में माफियाओं के मंसूबे को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अपराधियों के अर्थतंत्र को जमींदोज किया जा रहा है और अपराध के किले किले को ध्वस्त किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को भी इन्होंने ही पाला। मुख्तार अंसारी सभी जानते हैं बहुत साथी माफिया रहा है और इसका पूरा परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा रहा। वैसे बहुजन समाजवादी पे भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध समाजवादी पार्टी से था। मुख्तार वो है जिसके ऊपर मोर देन 100 केसेस रजिस्टर्ड है। दिल्ली में उसने बीपी गोयल का अपहरण किया था रैंसम के लिए, मौके पर पकड़ा गया था और बीपी गोयल बहुत बड़े कोयला व्यापारी थे जो चंडीगढ़ से टाइम से छुड़ा लिए गए, नहीं मार दिए जाते और उसमें इसको सजा हुई। प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक के गुर्गों के 3 ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और प्रयागराज के उस मुस्लिम हॉस्टल को भी सील कर दिया गया जहां गवाह मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई। और इसी कड़ी में अब नंबर अतीक के उन रहनुमाओं का है जिसने शूटआउट में आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई।
जिसका भी घर गिरेगा बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है।